हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन में। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास की थी, आज हमारी थर्ड क्लास है ना। तो आई होप आपने सेकंड क्लास प्रॉपरली देखी होगी और नोट्स भी बनाए होंगे। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उसको ज्वाइन कर लें, है ना। तो वहाँ पर आपको क्लासेस की PDF मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, तो कृपया करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आज क्लास 3 में हम कुछ सवाल करेंगे। तो चले पहले क्वेश्चन पर। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है भाई। 3 साझेदार A, B और C लाभ और हानि का अनुपात, A, B और C के लाभ और हानि का अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले, कर मतलब टैक्स, है ना। यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है, तो कर के बाद B का लाभांश क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमको बोला क्या है, उसने बोला है कि कर लगाने से पहले मतलब टैक्स लगाने से पहले वार्षिक लाभ, टोटल लाभ दिया हुआ है ना। मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर समझ में आ जाएगा आपको। बिफोर टैक्स, है ना, ओवरऑल प्रॉफिट, एक सेकंड में पेन गड़बड़ हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया भैया, एनुअली है ना, 1,10,166। ठीक है। अब हमको आफ्टर का निकालना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा भाई, बोलो। 30% लगा रहा है ना टैक्स। टैक्स लगाने के पहले 30% इस पर टैक्स लगा दो। टैक्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, अरे टैक्स अगर लग जाएगा तो उसको प्रॉफिट में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। अगर आप 100 रुपये आपकी सैलरी है, उस पर किसी ने 30% टैक्स लगा दिया, तो आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट उसमें, मतलब आपके पास ओवरऑल कितने पैसे आएंगे, 80 रुपये आएंगे ना। समझ में आ रहा है। मतलब टैक्स लगा के वहाँ 130 मत कर देना उसकी। देखो ये 30% है, 30% के फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 7/10। सीधी सी बात, टैक्स लग रहा है तो कम होगा ना, 10 में से 3, 7/10। तो ये 1,10,166 गुणित 7/10, ये आ गया टैक्स लगने के बाद। टैक्स लगने के पहले का हमको दिया था, अब उसने पूछा है लगने के बाद। टैक्स लगने के बाद मतलब कर के बाद B का लाभांश बताना है, तो B का क्या होगा भैया, बता दो। देखो पहले तो आपको अनुपात में दिया था इनका लाभांश, A/B/C, प्रॉफिट और लॉस इनका 3, 4 और 7, ये मैं आपको करा चुका हूँ ना। अब आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ, ये बताओ कि यहाँ पर अगर हमको B का प्रॉफिट बताना है तो हम क्या करेंगे, 4 बाई टोटल कर लो, इन सबको टोटल में से बताएंगे ना। B का प्रॉफिट कितना है टोटल में से, 7, 7 दूनी 14, 4/14, यही होगा। वैसे ही अगर हम A की, ये B की बात करें, अगर हम A का निकालना रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, 3/14, है ना। ओवरऑल में से 3 है। ओवरऑल कैसे निकाले, 3 को जोड़ दो, 4 को जोड़ दो और 7 को जोड़ दो, तो 14 आएगा ना, ये पहले बता चुके हैं। और C का रहेगा तो 7/14। तो अब हमको यहाँ पर क्या बताना है, B का प्रॉफिट, है ना। B इज प्रॉफिट, B का लाभ, हिंदी में लिख देता हूँ, B का लाभांश। अब ओवरऑल कितना है हमारे पास, यही है ओवरऑल, यही निकाला ना अभी। उसमें से 14 में से 4 भाग किसका है, B का है, यही निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। या इसको तो पहले ही सॉल्व कर सकते थे, पर अब कर लो। 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 से 7 कट गया, ठीक है ना। 2 से कितने बार में कट गया, 5 बार में। 5 से भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 0 लगेगा, फिर 5 3 15 और फिर 5 3 15, 10.5 दूनी 10, 20, ये दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर C। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कोई भी इसमें दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। टैक्स के पहले के दिया था हमने, टैक्स के बाद के ओवरऑल इनकम निकाल ली। वो बोल रहा है टैक्स के बाद लगाने के बाद B की कितनी है, तो B का 14 में से 4 पार्ट है ना।
तो बस निकाल लिया। यही कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सी दिक्कत होगी, इसलिए इसको ऐसे कैसे लेके चलो, आगे भी तो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहीं भी डाउट होगा तो आप बता देना। चले, आज्ञा दे रहे हो आप लोग? चलते अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य 2,10,000 है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का कुल क्रय मूल्य 1,22,000 है ना। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा? अब ये देखो टीयर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन। आपको है ना सीधे क्लिक करना चाहिए। 10th क्लास पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी तो सबने, पर ढंग से तो पढ़ी नहीं होगी, है ना। महान लोग कहाँ ढंग से पढ़ते। तो 10th क्लास में आपने एक पढ़ी होगी विलोपन विधि। याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा होगा तो कमेंट में लिख देना भैया। विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। तो किस किस को याद है? देखो हमको दिया 10 रेफ्रिजरेटर, मतलब 10 आर से डिनोट कर दे रेफ्रिजरेटर को, यहाँ पर आ जाएगा 10 रेफ्रिजरेटर को आर से डिनोट कर दिया, प्लस 4 मोबाइल को एम से डिनोट कर देते हैं। कितना दिया क्रय मूल्य? 2,10,000, ठीक है। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर मतलब 6R प्लस 2 मोबाइल मतलब 2M इज इक्वल टू कितना? 1,22,000, 1,22,000, ठीक है भैया। अब यहाँ पर हमको आगे बोला है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल का क्रय मूल्य CP कितना होगा। ये CP दिया इनका। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक मोबाइल की का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते विलोपन विधि में क्या करते थे भाई, बोलो। अगर याद नहीं हो तो 10वीं की टेक्स्ट बुक खोल लेना, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। या तो आप R को बराबर कर लो, है ना, इस पेन से बताते हैं। या तो आप ये R को बराबर कर लो, या फिर ये M को बराबर कर लो, है ना। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो नीचे भी 4 लाना है, जैसे यहाँ 10 लिखा है तो नीचे भी 10 आना चाहिए, या फिर यहाँ इसको 60 बना दो, इसको भी 60 बना दो। एक काम करते हैं, हम M को ले लेते हैं, आसान पड़ेगा आपको। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूँ मैं, यहाँ पर 1 से, और यहाँ मल्टीप्लाई अगर मैंने 2 से किया, है ना, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से किया मैंने, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 बनेगा। अरे 4 बनेगा ना, ध्यान से देखो, ये 4 बनेगा, 4 2 दूनी 4, पूरे में गुना होगा ना। 4 यहाँ पर भी आ गया, लेकिन 1 से गुना करेंगे तो 4 पहले से ही है, इसको 4 बना दिया तो सेम हो गया ये। तो यहाँ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं यहीं ऊपर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर तो सेम ही आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12R, 6 दूनी 12R हो जाएगा, 12R। एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर 4M हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। यहाँ 2 से गुना होगा तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 3 लगा दो, बस यही हुआ। ये हमारे पास यहाँ पर, अब इसके कोई मतलब नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। एक सेकंड रुको, इससे कोई मतलब नहीं, जो मैंने ऊपर लिखा अब उसका यूज़ करना है। अब हमको यहाँ पर इन दोनों को हटाने के लिए घटाना है, विलोप करना है ना, ठीक है। तो घटाना पड़ेगा, तो धन का चिन्ह है तो यहाँ क्या जाएगा, ऋण, यहाँ प्लस है ना, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस आएगा। तो भैया आप घटा दो, 10 में से 12 घटाना है आपको, है ना। 10 में से 12 घटाना है तो ऋण 2R आएगा, ऋण 2R बराबर। अब घटाओ भैया, यहाँ भी माइनस में आएगा, 0 0 34,000, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 7 14, 17,000। R का मान कितना आ गया भैया, 17,000 है। एक R का मान आ गया, यहाँ रख देंगे एक R का मान, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से हमको R का मान तो आ गया, लेकिन हमको M का मान भी निकालना पड़ेगा, एक मोबाइल का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। एक मोबाइल का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में मान रख दो R का। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, है ना। वैल्यू पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, R लिख देता हूँ यार, ये एग्ज़ाम में मत लिखना है ना। R का मान इक्वेशन 1 में
रखने पर, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, नोट्स में लिखना है। रख दो आर का मान, तो 10 गुणित आर का मान कर दो 17, यही लिखोगे ना। अरे 10 आर है इक्वेशन में, तो ये लिख दिया, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, बस कुछ नहीं हुआ, 1,70,000 हो गया वो। ठीक है प्लस 4m जैसे का वैसा बराबर 2,10,000। ठीक है 1,70,000 घटा दो 2,10,000 में से कितना आ जाएगा, 4m इजिकल टू कितना आएगा भैया, 4,000 आएगा ना। ठीक है 4 से काट दो इसको तो 10,000 आ जाएगा। एक मोबाइल की कीमत क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 10,000। ठीक है हमसे जो पूछा था उसमें मान रख लेते हैं। हमको पूछा था एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल की प्राइस, तो 1 आर की जगह पे कितना भी है 17, इसको भी बॉक्स में कर देते हैं, आर की जगह पे 17 है, 17,000। ठीक है आप मुझे बताओ 2 मोबाइल की जगह कितना, 10,000, तो कितना हो गया 17,000 प्लस 20,000, कितना हो गया 37,000। 37,000 हो गया इनको जोड़ने पर, तो ये क्या है आपका आंसर। ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे ऐसे क्वेश्चन और करवाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, सिर्फ आपको विलोपन मेथड लगाना है, और इसको और भी शॉर्ट में किया जा सकता है, लेकिन वो मैं आपको प्रैक्टिस क्लास में बताऊंगा ना। अभी पूरा बेसिक से सीखो इसको, अगर आपके इस पर प्रैक्टिस होगा तो यही शॉर्ट में हो जाएगा आपके एग्जाम में ना। ये पूरे लिखने की आवश्यकता थोड़ी नहीं, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे भी नहीं बनने वाले सवाल, है ना। मैथ्स में यही होता है कि अगर टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अपने क्लास में नोट्स बना लिए, फिर उसको डबल से प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, बार बार वो क्वेश्चन को करके देखो। और यहाँ पर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है पता है तुमको, क्वेश्चन मैंने करा दिया, आपने समझ लिया, मतलब जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जब आपको लिखना नहीं है, आपने पूरा समझ लिया, अब आपको वीडियो को रोकना है और फिर मन से करने की कोशिश करना है क्वेश्चन को, है ना। बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखना है, आपको मन से क्वेश्चन करना है। फिर नहीं बने अगर आपको क्वेश्चन, तब आपको स्क्रीन में देखना है, यहाँ पर दिक्कत थी। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड चलेगा ना उस चीज़ पे। यहाँ तो आप मैं कर दे रहा हूँ उसको देख ले रहे हो, देखने से नहीं बनता भैया, कलम चलाना पड़ता है, लेकिन अपने दिमाग से, है ना। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस तुमको ही करना है और एग्ज़ाम में भी तुमको ही बैठना है। चले अगले क्वेश्चन पर। ठीक है क्या है अगला क्वेश्चन भाई, जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x धन 20% होता है। तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आते इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। इसको मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ। हाँ 2 तरीके से इसको बताते हैं। पहले बेसिक से, है ना, पहले बेसिक सीखना है आपको, बेसिक ही काम आता है एग्जाम में, याद रखना। जब एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x होता है, मतलब ये 768 क्या है SP। जब इसको 768 में बेचेंगे तो उसको लाभ कितना हो, x% का। इसका मतलब क्या हो, CP का कितना, x% मतलब क्या होता है x/100। तो CP का कितना होगा ये, मतलब SP क्या होगा यहाँ पर, ये 100। देखो मुझे बताओ, ये CP है हमारा, ये होता है, आपको बताया मैंने प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास SP का क्या आएगा यहाँ पर 100 + x आएगा ना। तो CP का 100 + x/100%, है ना। 100 + x%, या फिर 100 + x/100। CP का क्या आ जाएगा हमको, SP 768। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये कैसे कर दिया आपने, तो मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। मान लो मैंने 120 रुपये में कोई वस्तु को बेची, मेरा SP कितना है 120 रुपये में मैंने बेची वस्तु को, ठीक है। और मुझे 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, मैंने x की जगह पे आपको दे दिया, है ना। मान लो मेरे को 25% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पर CP बताना है, यहाँ मुझे क्या बताना है CP। तो मैं क्या करूँगा, ये 120 है तो CP इंटू ये 25% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है ना, 1/4। SP कितना हो जाएगा भाई मेरा 5, है ना। तो मैं इस पर कितने का गुना करूँ 5/4 का। तो अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ इधर, तो 120 गुणित 4/5 बराबर CP। 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 5 को 20, 24 से गुना कर दो इसको, 4 × 16 के 6, और 1 4 दूनी 8 और 1 9 96।
बराबर CP। अगर कोई वस्तु 96 रुपये की रही होगी तो मैंने उसको 120 में बेचा, जब मेरे को 25% का लाभ हुआ ना। अब ये 25% भी निकाल लो भाई। आपके पास SP 120 है, CP 96 है, तो कितना हुआ? 24 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 96 पर गुणित 100, है ना। तो कितने बार में? 4 बार में। 24 चौक 96, 4 से इसको काटो तो कितने बार में कटेगा? ये 25। तो कितना प्रॉफिट है? 25 ही आया ना। आप उधर साइड से हमने CP निकाल लिया, अब यहाँ CP आ गया, तो हमने 25% प्रॉफिट भी निकाल के आपको प्रूव कर दिया। तो ये इक्वेशन इस कारण से लिखी, तो मैंने आपको रीज़न भी बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट्स में लिखना तो इसको लिख लेना, फिलहाल तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये समझाने के लिए था, बट अगर आप लिख लोगे तो आपको अगली बार दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भूल भी गए या लेट रिवीजन किया आप लोगों ने तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला? उसी वस्तु को उसने 896 में बेचा। वैसे SP दिया है दूसरा, ये SP1 और SP2 कितना? 896 में। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। SP1 SP2 इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो ये CP का कितना हो जाएगा? इसने बोला है 1/20/100 होगा ना। ये 1/20% की फ्रैक्शन वैल्यू यही होगी, मतलब 100/1/20। SP की अगर हम बात करेंगे, मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 120, 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120/x, यही होगा मेरे भाई। हाँ भाई और बहनों दोनों समझो ध्यान से, यहाँ पर होगा 120/x/100। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। एक काम करता हूँ मैं वो लिख ही देता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी कोई है नहीं कि कहाँ से आया करके अपना सिर खुजाओगे। 120/100 होगा यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू में। तो ये CP है, ये प्रॉफिट है, तो भाई SP क्या हो जाएगा? 1/20/100। तो 120/x इसको हम लिख सकते हैं ना, बस वही किया है। ठीक, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम में, याद रखना। ये सब लिखने मत बैठना, ये सब मन में करना पड़ता है, बट अभी आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप मन में कर पाओगे ना, ये पता चले, ये सब आप क्या करो एग्ज़ाम में भी लिखने बैठ जाओ। ये लिखना नहीं है, बस आपके नोट्स में होना चाहिए लिखना। चलते अभी आगे। अब मुझे बताओ हमको क्या निकालना है? x का मूल्य बताना है हमको, x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, है ना। तो एक काम करो, इसको माइनस कर दो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम देना है तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को घटाना ही तो है आपको, है ना। एग्ज़ाम में कौन चेक कर रहा है कि आपने कितनी स्टेप लिखी, क्या लिखी? आपको तो आंसर से मतलब है, ठीक है, बाकी नोट्स में लिखना है। अब ध्यान से घटा दो इसको, कितना बचेगा भाई? ये बच जाएगा, है ना। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। अब घटाओ तो यहाँ कितना बचेगा? 196 में से 768, है ना। इस साइड वाले को इस साइड वाले से घटाएंगे और इस साइड वाले को इस साइड वाले से घटाएंगे। क्लियर? ओके, चलो तो फिर घटा दो। 196 में 768 कितना आ जाएगा? 128 बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखो कैसे घटेगा ये। CP आपका कॉमन आ गया, 100/x ऋण 120/x। यहाँ पर भी ऋण का ऋण हो जाएगा, तो 1 से x से कट गया। 100 ऋण 120 तो 20 आ गया ना यहाँ पर, बट्टे में 100 भी तो कॉमन आएगा, CP/100। इसका मतलब 100 गुणित 20/100, यही बच्चा घटाने पर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से ये देखो कि इसको हम डायरेक्ट 20% में तो लिख सकते हैं, CP का 20%, यहाँ पे 20/100 लिखो, बातें की है, मतलब CP का 20% कितना? 128। क्या CP का मान निकाल लो। एक काम करो, काट दो, यहाँ पर 2 से काट दो, इसको लगे तो 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसको भी काट दो, 5 दूनी 10, 0 गुना कर दो, 660 हो जाएगा CP हमारा। 660 भैया CP आ गया। अब मुझे बताओ भाई, आपको पता है CPB और SPB, आपको SP1 पता है और CP भी पता है ना। जब CP तो सेम ही है दोनों का, उसने बेचा अलग अलग कीमत पे, यही कहना चाह रहा था ना। CP तो सेम ही होगा दोनों के लिए। बिल्कुल भाई, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
एक सेकंड, आज क्या थोड़ा पेन की नींव ख़राब हो गई है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कोई बात नहीं, सह लेंगे। चल मेरे भाई, क्या हो रहा है ये? डिलीट करते इसको। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन थी। सी पे आपका 660 आ गया। मुझे बताओ आई एक्स का परसेंट का मान निकालना है। एक्स परसेंट क्या है? तुम्हारा प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट परसेंट है ना एक्स। ठीक है, एक्स प्रतिशत का लाभ बोला था। अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट मतलब एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी बटे 100, यही होता है मतलब प्रॉफिट बटे 100। तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर? पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट बराबर से कितना आ जाएगा? 768 माइनस 640, घटा दो भाई, कितना बचा? 8 2 128 ही आएगा। तो 128 बटे कितना? 640 गुणित 100 कर दो। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ गया हमारे पास? 20% आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 20% आ गया। अब मैं एक पेज ऐड करता हूँ इसमें, है ना, बहुत सारी चीज़ें बताना इसमें। अभी ध्यान से देखो, कई लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि सर ये सब तो ठीक है ना, ये सब तो ठीक है, बट हमको ये बताओ कि अगर SP2 से हम करेंगे तो हमारा आंसर 20 आएगा। भाई CP तो सेम है, तो आप SP2 से भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ उन लोगों को। तो हमारे पास SP2 क्या है? देखो, CP तो हमारे पास है 640, है ना। CP तो हमारे पास वो आंसर आ गया, इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। और SP2 कितना है हमारे पास? देखते हैं कितना दिया है। 896। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ यहाँ पर आप x% का मान निकालोगे तो क्या होगा? लेकिन यहाँ पर आपको x% लाभ नहीं दिया। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत 1/20% होगा, ये याद रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? 1/20% की वैल्यू निकलेगी, 1/20% की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, निकालो। तो क्या होगा? SP माइनस CP घटाओ, कितना आएगा? 896 में से 640 घटा दो, कितना आ जाएगा? 640 घटा दो, एक सेकेंड, 652 अपॉन, है ना, 640 CP गुणित 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। ये भी प्रॉफिट परसेंट ही है आपका। x/20% बराबर 0 से 0 कट गया भाई। अब 4 4 6 6 24 से भी 2 बार कटेगा। 64 दूनी 256। अरे 156 आएगा क्या? ठीक है, ये 0 से 0 काट दो, 64 से इसको काट दो, कितने बार में कटेगा भाई? 4 बार में। 64 छक 256, हमारे पास कितना आ गया? 40% में आया। अब ये 20 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस 20 कर दो, ये परसेंट में कितना आ जाएगा? x बराबर से 20%। ये आपका आंसर। आप उस टाइप से कर लो, SP1 ले लो तो भी आपका आंसर आएगा, SP2 लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। बट याद रखना, SP1 में आपको लाभ 1% दिया है, SP2 में आपको लाभ 1/20% दिया लाभ, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, एकदम शॉर्ट में कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे भाई? मुझे बताओ, 786 में बेचा जाता है, अगर SP कितना है? SP1 है 786, तब आपको प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? 1%। ठीक है, SP2 आपका यहाँ तो लिखा ही हुआ है 896, तो प्रॉफिट कितना होता है आपको? x + 20%। तो मुझे ये बताओ कि आपका SP1 और SP2 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है और उसके प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस है ना, बराबर होगा, मतलब बड़ा ये है। ठीक है, x + 20 माइनस x बराबर 896 माइनस 786, ये बराबर होगा ना मेरे भाई। अगर किसी वस्तु को आप एक ये पर्टिकुलर कीमत पे बेच रहे हो, फिर दूसरी कीमत पे बेच रहे हो, तो एक पर x का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे x + 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई ये जो 20 एक्स्ट्रा आया ना, या 100 और 1 से, तो यहाँ पर 100 और 1 से तो 20 एक्स्ट्रा आया ना, ये एक्स्ट्रा 20 की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस होगी, इन दोनों का
इन दोनों का डिफरेंस क्या होगी, जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है 20 वही होगी, ठीक है ना। इसने बढ़ा दिया ना अपना स्पी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 20 की वैल्यू लिख देते थे आप, है ना। घटाओ इसको, 0 1 1 यही आएगा। तो आपके पास 20 की वैल्यू इतनी आ गई। आपको निकाल के क्या बताना था मेरे भाई, तो 1% की 20% की वैल्यू इतनी आई, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 11/2। आपको बताना है उसको x की वैल्यू। वाह यार, आप लोग बताते भी नहीं, 768 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, समझो ना आप लोग, सब गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, 768 लिखा है, 768 दिया था एक पेपर में, ये गड़बड़ मत करा करो, है ना डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर x + 20 - x बराबर से 896 में से घटा दो 768 को, तो यहाँ पर आपके पास 20% की वैल्यू आएगी 128। उतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं, 20% की वैल्यू 128 है। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू इसलिए चाहिए क्योंकि आपको सीपी निकालना है ना, सीपी हम यहाँ लेट कर लेंगे, 100% है, तो ये कॉमन सेंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर अपॉन में 20 × 100, 5 बार में 8 × 5 = 40, 80 4, 5 दूनी 10, 4 हासिल के 5 में 5 640 हो गया। अब ये सेम प्रोसीजर अगर आप रिपीट करोगे, ये सेम प्रोसीजर आप रिपीट करोगे कि अब सीपी आपके पास 640 है, तो आप x का मान निकाल लो, तो बात तो वही है ना, x% का मान निकालना है, तो 640 SP1 में से घटा दो, SP2 में से घटा दो, बात वही है। तो अब इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो ना, मैंने आपको इसको सारे तरीक़ों से बता दिया है ना, देख लो ध्यान से, ठीक। आई होप कोई डाउट होना नहीं चाहिए अब आपको, देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। अगला क्वेश्चन देखते कैसा है, अगर सेम हो तो, हाँ जी सेम क्वेश्चन है तो कोई इशू नहीं आएगा आपका। ध्यान से देखो, जब कोई वस्तु 720 रुपये में, जब किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है तो 1% का लाभ होता है, उस वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो 1/5% का लाभ होता है। तो x का मान बताओ, मुझे बताओ, ये 5 जो एक्स्ट्रा है, x और 1/5 का लाभ हो रहा है उसको, SP1 और SP2 ये लिखने की आवश्यकता नहीं, बट कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा अगर मैं हवा में उड़ाऊंगा तो। मुझे यहाँ बता सकते हो डायरेक्ट, ये एक्स्ट्रा जो 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स्ट्रा ये जो 5% है इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। इन दोनों का डिफरेंस 750 में से 720 घटा दो, तो अब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। निकाल लो भैया 100% की वैल्यू, 30/5 × 100, 20, 3 दूनी 6, 600 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास ये 600 आ गया है, CP आपका 600 आ गया, तो अब आपको x का मान निकालना है, तो 1% की वैल्यू निकालना है, तो 1% पे SP कितना है 720, तो 600 में से 720 घटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा 120। प्रॉफिट कितने में से, 600 में से, गुणित 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 6 दूनी 12, 20। इसका आंसर भी 20% आ रहा है भाई, आ रहा है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर हम 750 ले तो, तब भाई 1/5% की वैल्यू निकलेगी आपके पास, क्योंकि लाभ 1/5% दिया ना, तो 750 बोला है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 2 क्वेश्चन लगातार रखे हुए हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अब 600 में 750 में बेच रहे हो 600 की वस्तु को, तो आपके पास प्रॉफिट कितना होगा, 150 का बटे 600 में गुणित 100, है ना, ये आंसर इसका। 2 0 से 2 0 काट दो और 6 से इसको काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 25 आ गया। अगर 1/5 बराबर से 25% है, तो मुझे ये बताओ x बराबर से कितना आ जाएगा, 20% आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा 20%। तो इस टाइप से कर लो तो भी 20%, इस टाइप से कर लो तो भी 20%, है ना। दोनों तरीके से आपका आंसर 20% आ रहा है। अब ये तो थी भाई जो शॉर्ट मेथड है ना, शॉर्टकट। अब इसको अगर हमको बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, बता दो इसको भी मैं बेसिक से, मैं इसको भी आपको बेसिक से बताता हूँ, है ना। बस आप डाटा सही लिखना है हमको। तो अब एक पेज ऐड कर लेते पहले। ठीक है भाई, ये हो गया पेज ऐड। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया है SP1, अगर हम 720 में बेचे
तो X% का प्रॉफिट होता है। अगर हम इसको 750 में बेचे तो X धन 5% का प्रॉफिट होता है। यही दिया था सवाल में। अब इसको हम अगर बेसिक से करें तो मुझे बताओ 720 की वैल्यू कितनी होगी? CP इंटू, बोलो बोलो, अभी इसके पहले किया ना बेसिक से सवाल, 100 प्लस X/100, यही होगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब मुझे बताओ 750 बराबर CP गुणित, ये ऐसी होगा ना, 100 धन X धन 5/100, तो ये 105 हो जाएगा जोड़ के। तो डायरेक्ट 105 धन X लिख दूँ? बिल्कुल लिख सकते, 105 धन X/100। कर वही रहे हम, पर शॉर्ट मेथड करना है, पर आपको बेसिक आना चाहिए। कई बार वो शॉर्ट मेथड दिमाग में नहीं आया तो बेसिक से करो, दोनों मेथड से करो ना आप, है ना। बिल्कुल भाई, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको समझ आना चाहिए, बस मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी अपनी कमर कस लो और मेहनत करो। बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं भाई। 2-4 दिन बाद रिवीजन नहीं करोगे तो आप तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो। मुझे यहाँ बताओ, इन दोनों को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से। इक्वेशन 1 एग्जाम में लिखते मत बैठ जाना, माइनस करो। कितना है यहाँ पर हमारे पास? 30 आया। 750 में 720 घटाया तो, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? CP का 5%, 5/100 घटा के देख लेना, पहले बता दिया था मैंने आपको, इतना तो आ ही गया होगा आपको। 5 × 30 6, तो CP का मान हमारे पास यहाँ फिर से 600 आ गया। अभी CP का मान 600, तो X का मान निकालना है ना आपको, तो X का मान इस पे निकालेंगे 720 पे। इस पे उतनी है तो 120 का प्रॉफिट 600 पर गुणित 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12, 20% आ गया भाई। आपको किसी को ऐसे करना है ऐसे करो, किसी को ऐसे करना है तो ऐसे करो, है ना। बस आंसर लाओ, ये दोनों करने की आवश्यकता नहीं, बस समझाने के लिए बताया था मैंने, है ना। नहीं पता चले आप एग्ज़ाम में ये भी निकालो फिर ये भी निकालो, नहीं भाई, ये 1 से निकाल लिया तो हो गया काम आपको। बस मैं बता रहा था कि X+5 से भी लेंगे तो कैसे होगा अगर SP2 से हम निकालने का प्रयास करेंगे तो। आई होप आपको क्लियर है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रिवाइज कर लेना और प्रॉपर नोट्स बना लेना। चले अगले क्वेश्चन पर, काफ़ी समय हो गया इन दोनों क्वेश्चन में ना, काफ़ी अच्छे से बता भी दिया है आप लोगों को। चले अगले क्वेश्चन पर बिल्कुल चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन भैया? AB को 4860 में एक टेलीविज़न बेचता है जिससे उसे 19% की हानि होती है। B इसे C को उस मूल्य पर बेचता है जिससे A को 17% का लाभ होता है। B का लाभ ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, आप दुकान जाते हो तो दुकानदार आपको, मान लो आप कुछ खरीदने गए, आपने मान लो 1 किलो शक्कर खरीदी 50 रुपये की, ठीक है। तो उस दुकानदार के लिए वो सेलिंग प्राइस होगी 50 रुपये, और आपने वो 50 रुपये में शक्कर खरीदी तो आपके लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। आपने खरीदे तो आपके लिए CP, उसने बेची दुकानदार ने तो उसके लिए क्या हो गया? SP। आगे क्लियर? बस यही कॉन्सेप्ट भी सवाल है। कैसे भैया? देखो, सवाल को AB को 4860 में टेलीविज़न बेचता है जिससे उसे 19% की हानि होती है। तो बिल्कुल भाई CP निकाल लो A का। A का CP कितना हो जाएगा? 4860 का, ये 19% का लॉस है, 19/100, है ना। इसका मतलब यहाँ पर 100/81 निकाल लो, है ना। बिल्कुल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 81 से डायरेक्ट काट दो इसको 6 बार में, तो इतना जाएगा, ये 60 बार में हो जाएगा, 0 है तो 6000 आ गया आपके पास, 6000 आ गया, ठीक है। अरे मैं 1 0 कहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अब हमको B का सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना हो जाएगा? ये 6000, 17% के लाभ होता है बोल रहा है ना यहाँ पर, जिसका 117/100 यही होगा। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 यहाँ लगा दो, 6 7 42 के तो हासिल के 4, 6 4 0 और 6 कम 6 7, इतना आ गया रुपए में। अब हमको प्रॉफिट पूछा है B का, तो B का लाभ कितना होगा भाई? B का लाभ बराबर से 7020 में से 6000 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2160। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। और समझ नहीं आया तो बता देना कमेंट में, कल फिर से रिपीट करा देंगे, कुछ भी नहीं इस सवाल में। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या है बोल रहा है क्वेश्चन? रीनी ने 2 रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया। ठीक है भैया, C1 रेशो C2 को 2:3 के रूप में मिलाया।
यदि रंग C1 का मूल्य, इसकी प्राइस कितनी है भैया, प्राइस है 500 रुपये C1 का, ठीक है, 500 रुपये प्रति इकाई है, और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 प्रति इकाई की दर से बेचती है। मुझे ये बताओ 650 की दर से वो बेच रहे हैं ओवरऑल। ये C2 का नहीं दिया तो C2 को हम क्या मान लेंगे, 100 रुपये, ठीक है। जिस पर उसने तो कोई लाभ होता है, नहीं कोई हानि होती, तो दूसरे रंग अर्थात C2 का प्रति इकाई मूल्य, तो CT का प्रति इकाई मूल्य हमने 100 मान लिया, C1 का प्रति इकाई मूल्य हमको 500 दिया था। हाँ जी, इग्नोर द नॉइस, ध्यान दो यहाँ पर। ओवरऑल उसने 650 रुपये में बेचा, यही बोल रहा है वो, ठीक है। ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है। अगर ना कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, इसका मतलब भैया उसने जितने में ख़रीदा था उतने में ही बेचा। इसका मतलब उसने ओवरऑल दोनों का अगर हम देखें तो 650 रुपये में ख़रीदा था, है ना, ठीक है भैया। प्रति इकाई की दर से बेचती है तो हमको बताना है, इसका 1 से का मान निकालना है। तो इससे निकालने के लिए आप क्या कर दो, 2 का गुना कर दो 500 में, जोड़ दो 3 का गुना कर दो 1 में, बट्टे में इन दोनों यूनिट को जोड़ दो, 3 दो कितना हो गया 5, और बराबर में क्या रखेंगे हम इसके 650। ओवरऑल मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 1 से का मान आ जाएगा, ये हो गया 1000 और 3x और 1000 उधर घटेगा, कितना आएगा भाई, घटा दो 1000 को उसमें 650 में से 450, है ना, सॉरी 350। पहले तो मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारे पास 1000 प्लस 3x बराबर से 5 के उधर गुना हुआ है, 5 शून्य 5 25 के 5 हासिल कर दो, 6 पंचे 30 और 2 32, घटा दो 3x बराबर से कितना आ जाएगा 2250, 3 7 21, 3 5 15, 1 से बराबर से 750, 1 से का मान 750 आ गया। आपको 1 से का मान पूछा था ना, तो 750 हो गया भाई। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होगा और इससे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता है। इस वस्तु को वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पे बेचता है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट पहले ही दिया 12%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/100 ले लो। एक बार काटना तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 क्या होगा उसका CP, तो उसका SP कितना हो जाएगा 112 SP होगा उसका, यही होगा। आगे बोला है यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता। मुझे बताओ 12% कम में खरीदा होता तो ये CP है, 100 CP था, लेकिन उसको कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदेगा ना, 12% कम में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा भाई 100 का 88 आ जाएगा। यहाँ पर 12% कम कर दो ना 100 में से, 100 का 12% 12, तो 100 में से 12 घटाए तो कितना आ गया 88। ठीक है भाई, आगे देखो, और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता बोल रहा है वो, है ना, तो उसे 27% का लाभ होता। अब ये 88 है, इस पर उसको कितने का लाभ हो रहा, 27% का लाभ हो रहा। तो ये CP है तो हमको SP निकालना है, तो SP कितना हो जाएगा 127/100, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं अलग से करके बता देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। 100, एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है 100 है अपॉन में, तो बस पॉइंट आपको लगाना है, ठीक है, 2 स्थान इधर। अब अगर हमने 127 जीरो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, करो मल्टीप्लाई, तो 117 दशमलव लगा दो इसमें 7 10 6, इन दोनों को घटाओ भाई, सॉरी 111 आएगा यार, 111.76, ठीक है। घटाओ इन दोनों को, कितना बचेगा 0.24 बचा। लेकिन हमको क्या बोला 9 रुपये कम में बेचा होता, मतलब पहले 112 में बेच रहा था, अब 111.76 में बेच रहा है। ये यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी दी हमको 9, है ना, इसकी यूनिट में 0.24 का मान कितना आएगा हमारे पास 9, एक सेकेंड, 0
यूनिट में 0 पेन गड़बड़ चल रहा है भाई, है ना, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो यूनिट में हमारी वैल्यू आ गई 0.24। चल जा भाई यार, 1 सेकेंड, लास्ट सवाल ही है, शायद लास्ट सवाल होगा। 0.24, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 0.24 की वैल्यू कितनी दी है? 9 दी है ना। 9 रुपये कम में बेचता बोल रहा है, पहले इस पर इतना था, इस पर बेचने की बात कर रहा है। आई होप समझ में आ गया। अभी तक बहुत सवाल भी हो गए हमारे। तो 9/0.24, दशमलव हटा दो तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 900/24, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको पूछा है क्या वास्तविक क्रय मूल्य। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? 100 है ना। तो 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 900/24 गुणित 100 आ जाएगा आंसर। देखो आ रहा है क्या? तो 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 150, है ना। तो 4 से इसको काट दो 25 बार में, 0 1 0 लग जाएगा। 25 पंचे 125 के 5 हासिल के 12, 25 एकम 25 और 12 कितने हो जाएंगे? 37, 3750 रुपये आ गया। ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। आगे क्या क्वेश्चन है भाई? चलो एनटीपीसी का बाकी कल करेंगे, आज पेन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, तो क्लास को यहीं रोकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, और क्लास प्रॉपर लगाइए। कुछ समझ नहीं आ रहा हो या स्लो चलना है, फास्ट चलना है, या फिर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, सर आप इस तरीके से नहीं समझा रहे हो, बेसिक थोड़ा और समझाओ, या फिर थोड़ा सा फास्ट मेथड करो, जो भी क्यूरीज हो आपके बताइए, उस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे ना। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट स्क्रीन देख के पढ़ाया जाता है, समझ नहीं आता है कि बच्चे को रिक्वायरमेंट क्या है। फिर भी हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, आपको बताना है तब हम समझेंगे और आप वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये यहाँ पर कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि टीचर को बुरा लगेगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, या हम बोलेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको पार्टिसिपेट करना है तभी, है ना, बनेगा तभी होगा आपका। नहीं तो ऑनलाइन स्टडी भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है भैया, है ना। कब कौन सी क्लास देख रहे हो किसी को पता ही नहीं है। प्रॉपर क्लास लगाओ। जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और नवदीक्षा एजुकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। चलो बढ़िया।